Hello students, welcome to you in Prince Education Hub Seeker. This is your science period. Today we have start in chapter number 12 in a sound. New topic is sound waves are longitudinal waves. ठीक है, तो वो कह रहा है कि जो साउंड वेव होती है क्या वो एक्चुअल में लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है ये है क्या। मैंने आपको बताया था बेटा कि हमारे पास क्या होता है, टू टाइप की वेव्स होती है। सबसे पहले वेव के बारे में देखो, वेव जो होता है टू टाइप की होती है, मैंने बताया था आपको। एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एक होता है हमारे पास मैकेनिकल वेव। ओके, क्या था, वेव्स टू टाइप की थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव। ये आगे फर्दर डिवाइस होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है वो होती है बेटा ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, ये कौन सी होती है, ट्रांसवर्स वेव। और ये जो मैकेनिकल वेव होती है आगे ट्रांसफर होती है किसमें, लॉन्गिट्यूडिनल वेव में। ओके, तो अब देखो वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैकेनिकल वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, ट्रांसवर्स वेव है, और ये जो मैकेनिकल वेव है वो क्या है बेटा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। अब ये जो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव है या लॉन्गिट्यूडिनल वेव है ये होती क्या है, इनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव की अगर बात करें, मान लो कि हमारे पास क्या है, मैंने आपको बताया था कि कोई हमारे पास क्या है, सपोज कर लो कोई रबर बैंड है। ठीक है, तो हमने उसको ऐसे पकड़ रखा है। ठीक है, जब मैं उसको प्लग करूंगा तो उसके अंदर क्या होगा बेटा, हमारे पास इस तरह से वेव प्रोड्यूस होती हैं, बताया था मैंने। ठीक है, तो इस तरह से वेव प्रोड्यूस होती हैं। ऐसा ही हमारे पास क्या होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी होती है, जैसे लाइट है। ओके, तो लाइट के अंदर भी ऐसी इस तरह की क्या होती है हमारे पास बेटा, वेव होती है। जो हमारे घरों के अंदर लाइट आती है या सनलाइट होती है। ठीक है, तो सनलाइट में जो हमारे पास वेव होती है वो किस टाइप की होती है बेटा, इस टाइप की होती है। जैसे एक रबर बैंड को हम पकड़ेंगे तो उसको प्लग करेंगे तो उसके अंदर क्या होता है, इस तरह से वेव बनती है। उसी टाइप से जो हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, उसकी वेव भी इस तरह से ही बनती है। अब सपोज कर लो लाइट हमारे पास क्या थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नीचे हमने क्या पढ़ा था, ट्रांसवर्स वेव। तो लाइट क्या होगी हमारे पास, ट्रांसवर्स वेव। तो सपोज कर लो लाइट के अंदर जो हमारे पास वेव बनेगी वो इस तरह से बनेगी। ठीक है, अब ये जो वेव है हमारे पास, इसके अंदर देखो हमारे पास इसकी जो डायरेक्शन है, सपोज करो इसकी डायरेक्शन हमारे पास वेव की किस तरफ है, तो वेव का जो मोशन है वो किस तरफ है, इस तरफ है। वेव का मोशन क्या है, मान लो कि सपोज कर लो वेव यहां से आ रही है। ठीक है, यहां से आ रही है तो वेव का मोशन क्या है, इस तरफ है। अब वेव के बीच में क्या होंगे, वेव कैसे आएगी, पार्टिकल के थ्रू आएगी। ठीक है, तो पार्टिकल के अंदर जो वाइब्रेशन होगा हमारे पास, जहां से वेव आ रही है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में, फिर दूसरे से तीसरे पार्टिकल में, ऐसे करते करते वेव आगे की ओर क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब पार्टिकल के बीच में जो वाइब्रेशन होगा वो किस तरह से होगा, तो पार्टिकल के अंदर देखना जो वाइब्रेशन पैदा हो रहा है वो ऊपर से नीचे की ओर हो रहा है। ठीक है, पार्टिकल के अंदर जो वाइब्रेशन पैदा हो रहा है वो ऊपर से नीचे की ओर हो रहा है। ठीक है, मतलब पार्टिकल के अंदर जो वाइब्रेशन पैदा होगा वो अप एंड डाउन होगा, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, इस टाइप की वेव को हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। तो आपने ये ध्यान रख लेना है कि ऐसी वेव जिसके अंदर अगर पार्टिकल का जो वाइब्रेशन हो रहा है, पार्टिकल के अंदर क्या हो बेटा, पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहे हैं किसके, वेव के जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं वो किसके परपेंडिकुलर हो, वेव के मोशन के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ठीक है, पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहे हैं हमारे पास बेटा, ठीक है, तो वो किसके परपेंडिकुलर हो, वेव के मोशन के परपेंडिकुलर हो। तो इस टाइप की वेव को क्या बोलते हैं हम बेटा, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। दोबारा से फिर देख लो, ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, वेव का जो वेव यहां से आ रही है, वेव का मोशन क्या हो रहा है, वेव का मोशन किस तरफ हो रहा है, इस तरफ हो रहा है। वेव किस ओर मूव कर रही है बेटा, इस ओर मूव कर रही है, जैसे आगे की ओर मूव करेगी ऐसे मान लो। तो वेव किस तरफ मूव कर रही है, इस तरफ मूव कर रही है। लेकिन उसके अंदर जो पार्टिकल हैं
तो पार्टिकल कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, अप एंड डाउन, मतलब पार्टिकल ऊपर और नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं। पार्टिकल क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं, ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं। तो पार्टिकल तो ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, पार्टिकल क्या कर रहे हैं, ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं हमारे पास, ठीक है। और लेकिन हमारे पास क्या है, जो वेव की डायरेक्शन है वो किस तरफ है, इस तरफ है। तो इसका मीनिंग हमारे पास उनके बीच में क्या बनेगा, वेव तो ऐसे मोशन कर रही है और पार्टिकल वाइब्रेट क्या कर रहे हैं, ऐसे। तो उनके बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 90 डिग्री का एंगल क्या होगा, परपेंडिकुलर को शो करेगा, ठीक है। तो इस टाइप की वेव को क्या बोलेंगे बेटा, ट्रांसवर्स वेव बोलेंगे। ओके, तो ट्रांसवर्स वेव क्या है कि ऐसी वेव जिसके अंदर पार्टिकल का जो वाइब्रेशन हो रहा है वो ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन वेव जो है वो मोमेंटम कर रही है इस तरफ। दिस टाइप ऑफ वेव इज नोन एज ए ट्रांसवर्स वेव। ओके, उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। तो इस टाइप की वेव को क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेव। और ये एग्जांपल किसका होता है बेटा, लाइट का। लाइट क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट क्या होगी, ट्रांसवर्स वेव। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है बेटा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। और हमारा ऊपर जो टॉपिक था वो यही है, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव। साउंड वेव जो है कैसे लॉन्गिट्यूडिनल वेव होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ले लो आप किसका, कि हमारे पास क्या है, हमने ये हमारे पास क्या है बेटा, वॉल है, ठीक है। और यहाँ हमने क्या ले रखा है बेटा, एक स्प्रिंग ले रखा है, ठीक है, स्प्रिंग ले रखा है। ओके, तो अब स्प्रिंग ले रखा है, तो स्प्रिंग को क्या करना है, हमने वॉल से अटैच करना है। वॉल से अटैच कर दिया स्प्रिंग को। अब हमने उसको कंप्रेस करना है, कंप्रेस किया, कंप्रेस करके छोड़ेंगे तो उसके अंदर फिगर जो बनेगा वो कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा। ये वॉल है हमारे पास, जब इस वॉल के साथ हमने एक स्प्रिंग लगा रखा है, उसको कंप्रेस किया, तो कंप्रेस करके छोड़ेंगे तो उसके अंदर वेव कैसे होगी, मोमेंटम। वेव की मोमेंटम कैसे होगी, इस तरह से होगी ना, इस तरह से हो रही है। तो इसका मीनिंग इसके अंदर क्या हो रहा है बेटा, इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, जब इसको ऐसे कंप्रेस करके छोड़ेंगे तो ऐसे मोमेंटम करेगा। तो वेव का मोशन भी किस तरफ हो रहा है, इस तरफ हो रहा है। और इसके अंदर जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं वो भी किस तरफ कर रहे हैं, इसी तरफ कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग पार्टिकल के अंदर जो वाइब्रेशन हो रहा है, वेव के पार्टिकल के अंदर जो वाइब्रेशन हो रहा है वो किसके पैरेलल है बेटा, वेव के मोशन के पैरेलल है। और इस टाइप की वेव को क्या बोलते हैं बेटा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या है, अगर आपसे कोई पूछे तो आपने उसके अंदर ये बताना है कि हमारे पास पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहे हैं वेव के, उनका जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, वो भी इसी डायरेक्शन में कर रहे हैं जिस तरफ में वेव का क्या हो रहा है बेटा, मोशन हो रहा है। इस टाइप की वेव को क्या बोलते हैं बेटा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे पैरेलल था, ट्रांसवर्स के अंदर क्या था, परपेंडिकुलर था, इसलिए उसको ट्रांसवर्स वेव बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। और लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होती है हमारे पास, साउंड वेव होती है। क्यों, मैंने आपको बताया था मैकेनिकल वेव क्या होती है, साउंड वेव होती है। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी क्या होगी, साउंड वेव ही होगी। ओके, नेक्स्ट आप इसके अंदर देखो, जब हमने स्प्रिंग को ऐसे किया था बेटा, फिर उसको छोड़ेंगे तो उसके अंदर क्या बनेगा, मैंने आपको पीछे करवाया था, एक बार कंप्रेस होगा, फिर रेयर फ्रैक्शन, एक बार फिर कंप्रेस, फिर रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेस, फिर आगे रेयर फ्रैक्शन, ऐसे ही होगा ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा, कंप्रेशन। दूर जा रहे हैं तो रेयर फ्रैक्शन, पास में आ रहा है कंप्रेशन, दूर जा रहा है रेयर फ्रैक्शन, पास में आ रहा है कंप्रेशन, दूर जा रहा है रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, जब हम इसको क्या करते हैं, आगे की ओर मूव करवाते हैं तो कंप्रेस होता है, फिर उसको छोड़ते हैं तो पीछे जाता है, आगे पीछे जाता है, ऐसे होता है। तो आगे जाएगा तो कंप्रेस होगा, पीछे आएगा रेयर फ्रैक्शन। तो पार्टिकल के अंदर जो वाइब्रेशन होता है किसके अंदर, स्प्रिंग के अंदर, वो ऐसे होता है, एक बार कंप्रेस करता है और एक बार रेयर फ्रैक्शन होता है। तो मैंने आपको कल ऐसे ही बताया था पार्ट 1 के अंदर कि एक बार हमारे पास क्या होता है, कंप्रेशन प्रोसेस होता है, और एक बार हमारे पास क्या होता है बेटा, रेयर फ्रैक्शन प्रोसेस होता है। इसकी वजह से ही हमारे पास कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की वजह से ही पार्टिकल जो है हमारे पास वो वाइब्रेट करता है, जिसकी वजह से साउंड जो है एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करता है बेटा, मूव करता है। ओके, तो साउंड का जो प्रोपिगेट हो रहा है
इस कंप्रेशन और रेरफैक्शन की वजह से ही हो रहा है। जैसे एयर के अंदर मैंने आपको कल बताया था कि एयर के अंदर हमारे पास क्या हो रहा था, जब किसी चीज को हम स्ट्राइक करते हैं तो एयर के अंदर भी वाइब्रेशन पैदा होती है, एयर के पार्टिकल के अंदर, और वो भी किसकी फॉर्म में होती है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की फॉर्म में, जिसकी वजह से किसी भी चीज को स्ट्राइक करते हैं तो उसका साउंड जो है एयर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे प्रोपेगेट होता है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की वजह से। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या पढ़ा बेटा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होती है मैंने आपको बता दिया, ट्रांसवर्स वेव क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया, तो साउंड वेव क्या होती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है। ओके, नेक्स्ट देखो हमारे पास बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साउंड वेव। अब साउंड वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं, इनके बारे में आपने छोटी क्लासों के अंदर पढ़ा होगा कि हम साउंड वेव को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी भी साउंड वेव को अगर हमने डिस्क्राइब करना है, बताना है, तो आपने छोटी क्लासों के अंदर पढ़ा होगा, फ्रिक्वेंसी के बारे में पढ़ा है ना, एम्पलीट्यूड के बारे में, स्पीड के बारे में, वेवलेंथ के बारे में। इन छोटी सी जो टर्म होती हैं, ये जो टर्म होती हैं फ्रिक्वेंसी के बारे में, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, पिंच, लाउडनेस, इस चीज़ों के बारे में आपने छोटी क्लासों के अंदर पढ़ा होगा। वही चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, वो चीज़ क्या होती है थोड़ा सा वाइडली बताऊंगा उसको। छोटी क्लासों के अंदर तो लेवल छोटा था, ठीक है, वहाँ पे तो इतना कुछ नहीं बता पाए थे, यहाँ पे लेवल क्या है, बड़ा है, तो बड़े लेवल पे यहाँ पे बताएंगे उन चीज़ों को। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं साउंड की, क्या होती हैं हमारे पास। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने से पहले कुछ आपको आना चाहिए, सबसे पहले ये चीज़ करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो मान लो कि ये स्पीकर है, ठीक है, स्पीकर है, स्पीकर क्या, स्पीकर से आवाज़ जा रही है, स्पीकर से आवाज़ इस तरफ जा रही है। ओके, अब स्पीकर से जो आवाज़ है, साउंड है, वो प्रोपेगेट कैसे करेगा, आपको पता है। अगर किसी भी साउंड को प्रोपेगेट करवाना है तो एयर क्या है, बेस्ट मीडियम है। तो एयर के अंदर क्या हो रहा है, हमारे पास पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है बेटा, पार्टिकल के अंदर वाइब्रेशन की वजह से साउंड एक जगह से दूसरी जगह पे क्या कर रहा है बेटा, प्रोपेगेट कर रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहा है। अब एयर के पार्टिकल के अंदर ऐसा क्या हो रहा है, ये भी मैंने आपको बताया था, एक बार कंप्रेशन होगा, दूसरी बार रेयरफ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफ्रैक्शन, कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन। तो एयर के पार्टिकल के अंदर कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन की वजह से साउंड जो है एक जगह से दूसरी जगह पे प्रोपेगेट कर रहा है या मूव कर रहा है। ओके, अब इसके अंदर क्या करना है बेटा, हमने इसका प्रेशर वेरी करना है कि जो स्पीकर के अंदर हमारे पास जो साउंड वेव है, साउंड वेव देखा जाए तो साउंड वेव का जो डेंसिटी और प्रेशर है वो हर जगह सेम रहता है या अलग अलग रहता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेंसिटी और प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डेंसिटी और प्रेशर कम हो रहा है, यहाँ पे फिर डेंसिटी और प्रेशर ज्यादा है, पार्टिकल के अंदर वाइब्रेशन ज्यादा है, तो डेंसिटी और प्रेशर यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे फिर क्या हो गया, कम हो गया, यहाँ पे फिर डेंसिटी और प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा हो गया, यहाँ पे फिर क्या हो गया, कम हो गया। इसका मीनिंग कह सकते हो, कंप्रेशन के अंदर डेंसिटी और प्रेशर ज्यादा होगा, रेयरफ्रैक्शन के अंदर क्या होगा, कम होगा। अगर मान लो कि पार्टिकल आपस में कंप्रेस कर रहे हैं तो प्रेशर वहां पे क्या होगा, ज्यादा होगा, वहां पे पार्टिकल भी ज्यादा क्या होंगे, एक साथ इकट्ठे होंगे, तो डेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो रेयरफ्रैक्शन के अंदर क्या होगा, पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, पार्टिकल अगर दूर दूर जाएंगे तो उनके अंदर क्या होगा हमारे पास बेटा, प्रेशर भी क्या होगा उनके बीच में कम होगा, और डेंसिटी भी क्या होगा उनके बीच में कम ही होगी। ओके, अब ये तो आपको पता लग गया। अब इसको ग्राफिकली डिनोट करते हैं कि जो डेंसिटी और प्रेशर है हमारे पास उसको ग्राफिकली कैसे डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ग्राफिकली मैं वेव्स की फॉर्म में इसको डिनोट कर रहा हूं, ठीक है, आपको पता था ये वेव्स की फॉर्म में है। अब इसके अंदर देखो हमारे पास डेंसिटी और प्रेशर कहाँ पे ज्यादा होगा, तो ये वेव है, वेव के अंदर जो अपर पार्ट होता है, ये जो अपर पार्ट होता है हमारे पास ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, ऊपर वाले हिस्से के अंदर क्या होता है, ये ऊपर वाला हिस्सा किसको शो करता है बेटा, इसको शो करता है, कंप्रेशन को शो करता है। ऊपर वाला हिस्सा हमेशा ही हमारे पास किसको शो करता है, कंप्रेशन को। नीचे वाला जो हिस्सा होता है हमेशा ही हमारे पास किसको शो करता है बेटा, रेयरफ्रैक्शन को। ओके, ऊपर वाला हिस्सा कंप्रेशन को, नीचे वाला हिस्सा किसको शो करता है, रेयरफ्रैक्शन को। इतना आपको पता लग गया। ऊपर वाले हिस्से के अंदर हम देखा जाए तो ऊपर वाला हिस्सा हमें क्या शो कर रहा है, ये जो पीक बन रहा है, इतना बड़ा पीक बन रहा है, तो ये पीक क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, डेंसिटी और प्रेशर ज्यादा होगा।
तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा पीक होता है, पीक मींस अपर वैल्यू, ये पीक है, ये अपर जो पोर्शन है हमारे पास वो किसको शो करता है बेटा, पीक को, ठीक है। तो पीक के अंदर हमारे पास क्या है, कंप्रेशन है। अगर पीक के अंदर कंप्रेशन है तो वहां पे डेंसिटी और प्रेशर भी क्या होगा, हाई होगा। डेंसिटी और प्रेशर भी क्या होगा बेटा, वहां पे हाई होगा, याद रख लेना। तो पीक पॉइंट पे हमारे पास क्या होता है, डेंसिटी और प्रेशर हाई होता है, किसकी वजह से, कंप्रेशन की वजह से। नीचे मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या होता है, रेयर फ्रैक्शन होता है, यहाँ पे भी रेयर फ्रैक्शन है और यहाँ पे भी रेयर फ्रैक्शन है। तो रेयर फ्रैक्शन की वजह से हमारे पास क्या होता है, रेयर नीचे वाली, वैसे नीचे वाली चीज को बोलते क्या, हम वैली बोलते हैं, याद रख लेना, नीचे वाली चीज को क्या बोलते हैं, वैली, ठीक है। ऊपर वाला हमारे पास पीक पॉइंट है, नीचे वाला हमारे पास क्या है, वैली है। इसको पीक बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, वैली बोलते हैं, ठीक है। तो वैली के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है बेटा, रेयर फ्रैक्शन हो रहा है। और रेयर फ्रैक्शन के अंदर आपको पता है डेंसिटी और प्रेशर क्या होता है, हमेशा ही लो होता है, ओके। पीक पॉइंट पे कंप्रेशन है तो डेंसिटी और प्रेशर क्या है हमारे पास बेटा, ज्यादा है। और वैली किसको शो कर रहा है, नीचे वाला पॉइंट किसको शो कर रहा है, नीचे वाला पॉइंट जो वैली है वो हमारे पास रेयर फ्रैक्शन को शो कर रहा है। इसका मीनिंग यहाँ पे डेंसिटी और प्रेशर क्या होगा, लो होगा। एक चीज और आपने याद रख लेनी है इसके अंदर, वो क्या है, अपर पोर्शन जो होता है हमारे पास वो बेटा क्या होता है, क्रस्ट होता है, याद रख लेना। ये जो अपर पोर्शन होता है हमारे पास, ये जो होता है यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, इसको क्या बोलते हैं बेटा, क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपर पोर्शन को क्या बोलते हैं हम बेटा, क्रस्ट बोलते हैं, याद रख लेना। अपर पोर्शन जो होता है हमारे पास क्या होता है, क्रस्ट होता है। और ये जो लोअर पोर्शन होता है हमारे पास, ये जो लोअर पोर्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रफ बोलते हैं। बस ये दो बातें आपने याद रख लेनी है, ओके। इसके अंदर अपर पोर्शन क्या होता है, क्रस्ट होता है, और नीचे वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं बेटा, ट्रफ बोलते हैं, ओके। एनी डाउट, कोई डाउट नहीं है तो दोबारा से सुन लो कि हमारे पास ये पार्ट क्या था, पीक पार्ट था। तो पीक पार्ट के अंदर क्या होगा, कंप्रेशन होगा, तो डेंसिटी और प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। नीचे वाले पार्ट को वैली बोलते हैं, रेयर फ्रैक्शन होगा तो डेंसिटी और प्रेशर क्या होगा, लो होगा। अपर पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा, क्रस्ट बोलते हैं, और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा, ट्रफ बोलते हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिफाइन करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, वो भी क्रस्ट और ट्रफ के बेस पे ही हमारे पास होंगी। तो वन बाय वन इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं साउंड की क्या होती हैं। अब बेटा हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साउंड वेव, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर रहे हैं जो कि हम छोटी क्लासों के अंदर किया करते थे, ठीक है, लेकिन उसको वाइडली फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं, ओके। सबसे पहले हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है वेवलेंथ। वेवलेंथ नाम से पता लग रहा है वेव की लेंथ, ओके। किसी वेव की लेंथ को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। तो वेवलेंथ को डिफाइन कैसे करेंगे, सुनो ध्यान से। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशन या टू कंसेक्टिव रेयर फ्रैक्शन, दोनों में से एक होना चाहिए। डिस्टेंस किसके बीच की लेनी है, या तो दो कंसेक्टिव कंप्रेशन के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, या दो कंसेक्टिव रेयर फ्रैक्शन के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बेटा, वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, फिर आपको पता लग जाएगा कि हमारे पास वेवलेंथ क्या है। जैसे मान लो कि ये है हमारे पास, इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे पास ये जो अपर पोर्शन है, ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशन। अपर वाला क्या होता है, कंप्रेशन होता है, ये भी कंप्रेशन है। तो कंप्रेशन के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, लैम्डा, ठीक है। या तो हम डिस्टेंस मेजरमेंट करें किसके बीच में, कंप्रेशन और कंप्रेशन के बीच में, उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बेटा, वेवलेंथ बोलते हैं, ओके। उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बेटा, वेवलेंथ, ओके। अब नीचे कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं, यहां से लेकर यहां तक, ये भी हमारे पास क्या होगी, लैम्डा होगी। या तो आप ऊपर से डिस्टेंस को मेजरमेंट कर सकते हैं या नीचे से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो रेयर फ्रैक्शन से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। अपर वाला कंप्रेशन आ गया, नीचे वाला रेयर फ्रैक्शन आ गया। अपर वाले को क्या बोलते हैं बेटा, क्रस्ट भी बोल देते हैं, नीचे वाले को ट्रफ भी बोल देते हैं। मतलब क्रस्ट और क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे, और ट्रफ के बीच की लेंथ को क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे, ओके। अब देखो यहाँ पे इसको डिनोट किससे करते हैं, लैम्डा से करते हैं। तो सो इट इज रिप्रेजेंट बाय लैम्डा।
ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं वेवलेंथ को। तो ये वेवलेंथ का साइन है, आपने याद रख लेना है ऐसा, और इसको बोलते क्या है बेटा, लैम्बडा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लैम्बडा। और हमारे पास अगर वेवलेंथ की ऐसा यूनिट देखें कि वेवलेंथ को कैसे मेजरमेंट करते हैं, तो वेवलेंथ को मीटर के अंदर क्या करते हैं बेटा, मेजरमेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो हमारे पास ये तो था वेवलेंथ के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी आपने छोटी क्लासों के अंदर बहुत बार डिस्कस किया है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, ये आपने डिस्कस किया हुआ है। तो सेम वही चीज, तो हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू से। याद रख लेना, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे बेटा, न्यू से। एन यू मीन्स न्यू। फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या होता है, क्या डेफिनेशन होता है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन हुआ पर यूनिट टाइम, उसको क्या बोलते हैं बेटा, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, ये तो शॉर्ट टर्म में था। अब अकॉर्डिंग टू साउंड वेव, साउंड वेव के अकॉर्डिंग हमारे पास फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी, तो यहाँ पे देखो, द नंबर ऑफ कंप्रेशन और रेयरफैक्शन पर यूनिट टाइम, कि कितने नंबर ऑफ हमारे पास कंप्रेशन और रेयरफैक्शन हुआ पर यूनिट टाइम, उसको क्या बोलेंगे बेटा, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ठीक है, तो इसके एसआई यूनिट किस में होते हैं, हर्ट्ज के अंदर होते हैं। ये भी ध्यान रख लेना, इसके एसआई यूनिट किस में होते हैं, हर्ट्ज के अंदर होते हैं। हर्ट्ज क्या था, एक साइंटिस्ट था जिसके नाम पर फ्रीक्वेंसी के यूनिट जो भी क्या रख दिए हमने, हर्ट्ज रख दिए। ओके, और इसका जो जिससे रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होता है बेटा, न्यू होता है। ये याद रख लेना है। अब देखो हमारे पास नंबर ऑफ कंप्रेशन और रेयरफैक्शन पर यूनिट टाइम क्या होता है, इसको पहले समझो। तो इसको समझो, यहाँ पे जैसे मान लो कि हमारे पास ये ग्राफ डिनोट कर रखा है। ठीक है, इस ग्राफ के अंदर मैंने क्या किया, ऐसे होता है बेटा। ठीक है, अब एक पॉइंट ले लिया मैंने, यहाँ पे सपोज कर लो ये पॉइंट ले लिया, और इस पॉइंट के बाद इस पॉइंट को मैंने P मान लिया, इस पॉइंट को मैंने P मान लिया। ओके, अब इस पॉइंट के बाद हमारे पास कितने नंबर ऑफ कंप्रेशन और रेयरफैक्शन हुए हैं पर यूनिट टाइम के अंदर, उसको क्या बोलेंगे बेटा, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। अब पता लग गया, अब समझ में आ गया होगा कि सपोज कर लो यहाँ पे मैंने पॉइंट मान लिया P, इसके बाद हमारे पास कितने क्या हुए हैं बेटा, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन हुए हैं, उसको पर यूनिट टाइम के अंदर, उसी चीज को क्या बोलेंगे हम बेटा, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या हो रहा है, एक बार कंप्रेशन हो रहा है, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन। तो यहाँ पे क्या है कि इस पॉइंट के बाद हमारे पास कितने नंबर ऑफ कंप्रेशन और रेयरफैक्शन हुए हैं पर यूनिट टाइम के अंदर, दैट इज नोन एज ए फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट देखो, ये तो था हमारे पास किसके बारे में, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बारे में। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास देखो बेटा, टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड जो होता है उसको T से डिनोट करते हैं, याद रख लेना इसके अंदर, टाइम पीरियड को T से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसकी, साउंड वेव की। ओके, तो टाइम पीरियड है, T से डिनोट करेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, द टाइम टेकन बाय टू कंसेक्टिव कंप्रेशन और रेयरफैक्शन टू क्रॉस ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द वेव। और इसके एसआई यूनिट क्या होते हैं बेटा, सेकंड के अंदर होते हैं। ठीक है, मतलब इसको मेजरमेंट करते हैं हम, जो मेजरमेंट करने का हमारे पास होता है वो सेकंड के अंदर होता है, और इसको T से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल T से। अब देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारे पास क्या है, मान लो कि सपोज कर लो हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैंने कोई फिक्स पॉइंट मान लिया। ठीक है, फिक्स पॉइंट है हमारे पास P। ओके, तो फिक्स पॉइंट है P, यहाँ पे ना मानो, चलो यहाँ पे मान लेते हैं, फिक्स पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे P। ओके, यहाँ पे फिक्स पॉइंट मान लिया मैंने। तो अब डेफिनेशन क्या है, सुनो ध्यान से, वो क्या कह रहा है कि द टाइम टेकन बाय टू कंसेक्टिव कंप्रेशन या रेयरफैक्शन टू क्रॉस ए फिक्स पॉइंट, इट इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द वेव। तो हमारे पास एक फिक्स पॉइंट दे रखा है P। अब कितना टाइम हमारे पास लगा किसी कंप्रेशन को या रेयरफैक्शन को इस पॉइंट को क्रॉस करने में। ओके, मतलब चाहे कंप्रेशन हो चाहे रेयरफैक्शन हो। ओके, इस पॉइंट को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, टाइम पीरियड बोलते हैं। तो बिल्कुल सिंपली मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास टाइम पीरियड क्या होगा, कि जो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन है हमारे पास, ठीक है,
वो कितनी इस पॉइंट से क्रॉस हुई, कितने टाइम के अंदर क्रॉस हुई, ठीक है। मतलब मान लो कि 1 2 3, ठीक है, ये मान लो 3 हमारे पास क्या है, कंप्रेशन है, और 3 हमारे पास क्या है, 2 क्या है, रेयरफैक्शन है। 3 मान लो कि क्या है, कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन है, और 2 क्या है, रेयरफैक्शन है। इस पॉइंट से क्या हुई, इस पॉइंट को उन्होंने क्रॉस किया पर यूनिट टाइम के अंदर, मतलब कितने टाइम के अंदर इस कंप्रेशन और रेयरफैक्शन ने इस पॉइंट को क्रॉस किया है, जो उनके अंदर जो टाइम लगा है, दैट इज नोन एज ए टाइम पीरियड ऑफ दैट टाइप ऑफ साउंड वेव। ओके, तो ये इससे डिनोट करेंगे। या इसको अदर वे में कहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास कंप्लीट ऑसिलेशन करने में, ठीक है, 1 कंप्लीट ऑसिलेशन करने में हमें कितना टाइम लगा, दैट इज नोन एज ए टाइम पीरियड। मतलब कंप्लीट ऑसिलेशन कब होती है, जब हमारे पास कंप्रेशन और इस कंप्रेशन, ठीक है, मतलब कंप्रेशन ऐसे इस कंप्रेशन तक आने में हमारे पास क्या होता है, ये कंप्लीट 1 ऑसिलेशन होती है। फिर ऐसे आने में 1 कंप्लीट ऑसिलेशन, ऐसे आने में क्या होता है, 1 कंप्लीट ऑसिलेशन। मतलब 1 कंप्लीट ऑसिलेशन में उसको कितना टाइम लग रहा है, दैट इज आल्सो नोन एज ए टाइम पीरियड, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपली वे में मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास कितना टाइम लगा कि इस पॉइंट को क्रॉस करने में, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन को, ठीक है, इस कितने नंबर ऑफ हमारे पास कंप्रेशन और रेयरफैक्शन इस टाइम के अंदर हमारे पास क्या हुए हैं, क्रॉस हुए हैं, दैट इज नोन एज ए टाइम पीरियड। जैसे मान लो कि 2 कंसेक्टिव कंप्रेशन को या 2 कंसेक्टिव रेयरफैक्शन को एक पॉइंट को क्रॉस करने में जितना टाइम लगा है, दैट इज आल्सो नोन एज ए टाइम पीरियड, ठीक है। मान लो जहां तो 2 कंसेक्टिव कंप्रेशन हो या क्या हो बेटा, 2 कंसेक्टिव रेयरफैक्शन हो, उनको एक पॉइंट पी क्रॉस करने में कितना टाइम लगा है, दैट इज नोन एज ए टाइम पीरियड। ओके, और इसके ऐसा यूनिट सेकंड में होते हैं। इसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे जो हमारे पास टाइम पीरियड होता है और जो फ्रीक्वेंसी होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ बेटा रिलेशन होता है। अब ये जो रिलेशन होता है वो किस तरह से होता है, देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन में टाइम होता है, या हम ये भी लिख सकते हैं T इक्वल 1 अपॉन में फ्रीक्वेंसी। ये दोनों सही हैं, या तो आप ये लिख लो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन में टी, या टी इज इक्वल टू 1 अपॉन में फ्रीक्वेंसी। ये दोनों ही हमारे पास जो टाइम और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन है, दोनों ही सही हैं। ये फॉर्मूला आपने रिमेंबर रखना है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास, वो क्या है बेटा, पिच है। पिच के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, पिच क्या होती है। पिच हमारे पास देखा जाए तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एमिटेड साउंड। मतलब कोई भी हमारे पास सोर्स है जिससे साउंड हमारा क्या हो रहा है, एमिट हो रहा है, ठीक है। अब उसके अंदर क्या होगा, वो जो साउंड है कितनी हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी छोड़ रहा है, और हमारे कानों तक कितनी जल्दी से फ्रीक्वेंसी आ रही है, जिसकी वजह से हमें क्या कर रहा है, कोई ना कोई साउंड सुनाई दे रहा है, दैट इज नोन एज ए पिच, ठीक है। तो पिच हमारे पास क्या होती है बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एमिटेड साउंड। किसी भी सोर्स से हमारे पास जितना साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो छोड़ी गई है, मान लो कोई भी सोर्स है, जैसे स्पीकर है, तो स्पीकर से हमारे पास कितनी फ्रीक्वेंसी जो है साउंड की वो छोड़ी गई है, दैट इज नोन एज ए पिंच होती है। ओके, पिंच किसके ऊपर डिपेंड करती है कि अगर मान लो कि वाइब्रेशन जो हो रहा है पार्टिकल के अंदर ज्यादा हो रहा है, अगर वाइब्रेशन फास्ट होगा तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, हाई होगी। अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो हमारे पास पिंच भी क्या होगी, हाई होगी, ठीक है। अगर वाइब्रेशन फास्ट होगी तो हमारे पास क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी। अगर हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी तो पिंच भी हमारे पास क्या होगी बेटा, हाई होगी, ठीक है। अब पिंच जो है हमारे पास, इसको बेसिकली देखा जाए तो आपने देखा होगा, जैसे मान लो कि एक वॉयलेट है हमारे पास या वॉयलन है, और एक हमारे पास फ्लूट है, ठीक है। दोनों से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और दोनों सेम टाइम पे मेरे कानों में बज रहे हैं, लेकिन दोनों में क्या हो रहा है, डिफरेंट तरह का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। एक में वॉयलन में अलग तरह का साउंड प्रोड्यूस होता है, और हमारे पास अगर देखा जाए फ्लूट जो होती है उसके अंदर अलग तरह का साउंड प्रोड्यूस होता है। तो वो किसकी वजह से होता है, हमारे पास पिंच की वजह से होता है। क्यों, हमारे पास उसके अंदर क्या होता है कि जो उस ऑब्जेक्ट का साइज है, उसकी जो कंडीशन है वाइब्रेट करने की वो अलग है, तो उसमें से अलग तरह की फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, निकल रही है। फ्लूट से अलग तरह की फ्रीक्वेंसी निकल रही है, वॉयलेट से अलग तरह की
फ्रिक्वेंसी निकल रही है, जिसकी वजह से वो डिफरेंट डिफरेंट तरह का साउंड क्या करते हैं बेटा, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो पिंच हमारे पास क्या है, देखो यहाँ से अगर एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो लो पिंच और हाई पिंच को कैसे डिनोट करते हैं। लो पिंच क्या होगी, अगर हमारे पास वाइब्रेशन क्या हो, लो हो किसी सोर्स की, अगर वाइब्रेशन लो है तो वहां पे क्या होगा, लो फ्रिक्वेंसी ऐसे जनरेट होगी। अगर लो फ्रिक्वेंसी जनरेट होगी तो लो पिंच होगी, तो लो पिंच के लिए हमारे पास इस तरह का साइन होता है। अगर हाई पिंच को जनरेट करना है तो हाई पिंच कैसे जनरेट होगी, ये हाई पिंच होती है बेटा, मतलब फ्रिक्वेंसी देखो यहाँ पे कितनी जनरेट हो रही है किसी सोर्स से, किसी सोर्स से कितनी फ्रिक्वेंसी जनरेट हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगी, हाई पिंच होगी। तो ये था हमारे पास टाइम पीरियड और पिंच के बारे में, ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसकी बेटा, साउंड वेव की। तो आज हमने बेटा काफ़ी जगह के बारे में पढ़ा, जैसे मान लो कि हमने पढ़ा था ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होती हैं, फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो इनको आपने अच्छे से देखना है, और अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिपीट करके भी आप दोबारा से देख सकते हो, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।